हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं लेसन 4 मेटल एंड नॉन मेटल्स के पार्ट नंबर 2 को, जिसके अंदर हमने पहले पार्ट के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं कि लेसन के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स है, उसका पूरा इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। आज हम लेसन की यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट था वो था हमारे पास, आप देख रहे होंगे, एलिमेंट का, यानी कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पर आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। इसके साथ में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, एंड इसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को यहाँ पर देखेंगे। तो पहला पॉइंट आज के इस वीडियो सेशन का ये है कि एलिमेंट क्या होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहली बात हम करें कि आपने कल भी हमने चर्चा करी थी कि हम अपने आसपास जितने भी वस्तुओं को देखते हैं उनमें कुछ वस्तुएं नॉन मेटल्स होती है और कुछ वस्तुएं होती है मेटल्स होती हैं। तो यहाँ पर जो मेटल और नॉन मेटल वाला जो टॉपिक है उस पर आने से पहले हमें ये समझना होगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम कुछ एलिमेंट्स के नाम पढ़ेंगे तो हमें ये समझना है कि एलिमेंट होते क्या है वास्तव में। जैसे कि अपने खिड़की दरवाजे घरों के अंदर होते हैं, कुछ खिड़की दरवाजे जो होते हैं वो वुड्स के बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ भी जो खिड़की दरवाजे होते हैं वो किसी मेटल के बने हुए होते हैं, मेटल का मतलब लोहे से बने होते हैं। तो लोहा, जिसको हम लैटिन नेम के अंदर फेरम कहते हैं, लोहा जो होता है वो एक प्रकार का एलिमेंट है। इसी प्रकार से आपकी मदर रिंग पहनती है या कोई जैसे आभूषण पहनती है, गले के अंदर हार पहनती है, कानों के अंदर बालियां पहनती है, तो वो सोने या चांदी के बने होते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर भी क्या है, एक प्रकार के एलिमेंट की श्रेणी के अंदर वो आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि एलिमेंट अपने आप में इंडिविजुअल होता है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई मिक्सअप नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में और मैं आपको बता दूं, जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर जो पाए जाने वाले जो एटम्स होते हैं वो एटम्स भी एक ही प्रकार के होते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के जो एटम्स होते हैं वो मिलकर के क्या बना देते हैं, एलिमेंट्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या डेफिनेशन हम बनाते हैं एलिमेंट्स के लिए। तो आप देखें, एलिमेंट a substance which cannot be broken down into two or more simpler substances by chemical, heat, light, electricity is called element। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, उस एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, सिंपलर सबस्टांस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उस वस्तु को, उस आर्टिकल को हम एलिमेंट की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। अब सिंपलर सबस्टांस के अंदर चेंज करने के लिए आप कौन कौन से प्रोसेस काम में ले सकते हैं, जैसे कि केमिकल प्रोसेस काम में ले सकते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन करवा लें। इसके बाद में अपन हीट, ऊष्मा दे सकते हैं। इसके बाद में लाइट, प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का उपयोग कर सकते हैं उसको तोड़ने के लिए। परंतु इन सबको अप्लाई करने के बाद भी वो ब्रेक डाउन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में उसे हम क्या कह देते हैं, एलिमेंट की श्रेणी के अंदर रख देते हैं, एलिमेंट की कैटेगरी में उसको रख दिया जाता है। जैसे कि आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है ना, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे एलिमेंट की श्रेणी के अंदर आते हैं, जिन्हें आप पुरानी कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में पढ़ा भी होगा और हम आगे भी यहाँ पर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये तो एक थोड़ी सी बड़ी डेफिनेशन हो जाती है जो आपको हो सकता है याद करने के लिए दिक्कत हो, परंतु ये जो डेफिनेशन है वो पूरी इसकी डिटेल डेफिनेशन अपन कह सकते हैं। परंतु छोटी डेफिनेशन यदि आपको याद रखनी हो एलिमेंट के लिए तो ये है कि एन एलिमेंट इज अ सबस्टांस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। यानी कि एक ही प्रकार के एटम्स से मिलकर के बनने वाला जो पदार्थ होता है उसे हम क्या कह देते हैं, एलिमेंट कह देते हैं। यानी कि कोई भी एलिमेंट आप काम में लोगे तो उसके अंदर एक ही प्रकार के जो है एटम्स प्रेजेंट होंगे। जैसे गोल्ड के अंदर ओनली गोल्ड के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, एटम प्रेजेंट होंगे। इसी प्रकार से सिल्वर के अंदर सिल्वर के ही एटम होंगे। इसी प्रकार से सोडियम के अंदर सोडियम के एलिमेंट। तो एक ही प्रकार का जो एलिमेंट है उसके अंदर एक ही प्रकार का एटम प्रेजेंट होगा। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिए हैं, जैसे अब यहाँ पर एक लाइन अपन देखते हैं, एवरी एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। यानी कि कोई भी एलिमेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको पहचानने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक सिंबॉलिक सिस्टम दिया था। उस सिंबॉलिक सिस्टम के आधार पर हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट को क्या कर देते हैं, सिंबल
दे देते हैं, यानी कि बार बार उसके बड़े नाम को ना लिख करके उसके केवल एक शॉर्ट नेम को लिख दिया जाता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, सिंबल हम कह देते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी दिया है, जो वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जहां पर आप जाकर के देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसी एलिमेंट का सिंबल लिखा जाता है, उसकी टेक्निक क्या है। तो ये वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, आप उसको जा करके देखें, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। और यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ आपको, जैसे हाइड्रोजन को नोटेट करने के लिए हम सिंबल काम में लेते हैं H, इसी प्रकार से ऑक्सीजन को बताने के लिए हम काम में लेते हैं O, और कार्बन को बताने के लिए हम काम में लेते हैं C। इस प्रकार से शॉर्टन नोटेशन काम में ले लिए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंबल हम कह देते हैं। अब यहाँ पर कुछ और मैं आपको बता दूं, जैसे अपने बॉडी के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कह सकते हैं कैल्शियम। जो कैल्शियम होता है वो अपने बोन्स की मजबूती के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है, आवश्यक होता है, राइट है। इसके बाद में जैसे पोटेशियम होता है, ये पोटेशियम जो होता है वो अपने को बनाना से मिलता है। किससे मिलता है, बनाना से मिलता है, यानी कि आप यदि केले खाते हैं तो केले से हमें क्या मिलता है, पोटेशियम मिलता है। इसी प्रकार से जो जिंक होता है वो हमारे हेयर्स के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हेयर को मजबूती प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से आपके ब्लड के अंदर जो होता है, ब्लड के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, जिसको अपन Fe लिखते हैं, जो ब्लड के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो हम उस बीमारी को एनीमिया डिजीज के नाम से जानते हैं। तो एलिमेंट्स का हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत ज़्यादा रोल है। हम आगे आने वाली बड़ी क्लासों के अंदर इन एलिमेंट की डिटेल से व्याख्या करेंगे। यदि किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की हमारे बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो हम एक कोई ना कोई बीमारी से, डिजीज से पीड़ित हो जाते हैं। हमें इन बीमारियों से बचने के लिए हमें जो भोजन हम करते हैं उसके अंदर सारी प्रकार की चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, संतुलित भोजन हम कह देते हैं, जो आपने कक्षा 7 और कक्षा 6 के अंदर जो लेसन 1 और 2 के अंदर आपको बता रखा है। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो इस लेसन के अंदर हम एलिमेंट का पॉइंट देख रहे हैं, वो एलिमेंट के पॉइंट को देखने का खाली मकसद इतना सा है कि आप इस एलिमेंट शब्द से परिचित हों और कौन कौन से प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, उनके सिंबल क्या होते हैं, ये आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ताकि जो रिएक्शंस अपन देखें तो रिएक्शंस में आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएं। इसी प्रकार से एक छोटी सी बात मैं और आपको बता दूं कि जब हम एलिमेंट को पढ़ लेते हैं तो एलिमेंट के बाद में जो है कुछ एलिमेंट आपस में क्या कर देते हैं, जुड़ जाते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। तो कंबाइन होने के बाद में वो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। हम देखते हैं कि एलिमेंट और एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके क्या करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं, मैं एक सिंपल सी चीज आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने कहीं पढ़ा होगा, जैसे इस प्रकार से एक लिखा हुआ है Na और एक आपको लिखा हुआ है Cl। अब यहाँ पर आपको इसको पूरा पढ़ने में क्या आ रहा है, इसको हम कह देते हैं Na और इसको हम क्या कह देते हैं, Cl। तो आप इसको पूरा पढ़ेंगे NaCl। पर ये NaCl क्या है वास्तव में, तो जब तक आपको इसका सिंबल का नाम नहीं पता तो इसको आप नाम नहीं दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, Na को पढ़ा जाता है सोडियम, Cl को पढ़ा जाता है क्लोराइड। तो इस पूरे कंपाउंड का यहाँ पर जो नाम हो जाता है वो क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड। यानी कि जो NaCl है उसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। यानी कि कहने का अर्थ क्या हुआ कि जब दो एलिमेंट आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये एक प्रकार के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये एक प्रकार का कंपाउंड है। और केवल एक की बात करेंगे तो वो क्या है अपने लिए, एलिमेंट। तो हम शॉर्टली हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट आपस में जुड़ करके, आपस में कंबाइन होकर के किसका निर्माण कर देते हैं, कंपाउंड का निर्माण कर देते हैं। और ये कंपाउंड को यदि आप ब्रेक करोगे तो वापस एलिमेंट आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर NaCl, अब मैं आपसे पूछूं क्या आपने NaCl को कभी देखा है, कभी उसके स्वाद को टेस्ट किया है आपने, है ना। तो आपको शायद नहीं पता होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, पर NaCl अपने दैनिक जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। क्योंकि जितने भी घर हैं जो जब भी खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय, सब्जी बनाते समय, रोटी बनाते समय इसको हमेशा डाला जाता है और इसका नाम है कॉमन साल्ट, यानी कि खाने का नमक। तो जो खाने का नमक है उसका जो सूत्र है वो क्या है, NaCl है, जो सोडियम और क्लोराइड से मिलकर के बना होता है। इसको हम क्या बोलते हैं,
इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन साल्ट के नाम से जानते हैं। इसे हम कॉमन साल्ट के नाम से, यानी कि खाने का जो नमक है वो उसका सूत्र जो होता है वो होता है NaCl होता है। तो ये सिंपल सी जानकारी आपको याद रखनी है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, हम जब सोते हैं चाहे जागते हैं 24 आवर हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते रहते हैं, सांस को अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं। जब हम सांस को अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं तो आपको ये तो पता होगा कि इनहेल और एक्सेल के समय अपन क्या करते हैं, कौन सी गैसेस काम में लेते हैं। तो जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और जब एक्सेल करते हैं तो हम CO2 गैस को बाहर छोड़ते हैं। यानी कि इनहेल के समय आपको कौन सी गैस लेनी है, ऑक्सीजन। इसी प्रकार से आप एक्सहेल के समय क्या करते हैं, आप CO2 गैस को बाहर छोड़ देते हैं। यानी ये इन और आउट का प्रोसीजर लगातार चलता रहता है। ये भी एक प्रकार का एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। CO2 क्या एक प्रकार का कंपाउंड है जो कि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। कैसे बना है ये, C+O2 से बना है। ये कौन कैसे बना है, O+O से बना हुआ है। यानी ऑक्सीजन के दो एलिमेंट मिलकर के O2 बना रहे हैं, कार्बन और O2 मिलकर के बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो ये बहुत बड़ी कहानी है। फिलहाल आपको यहाँ पर ये समझना है कि एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये सारी जानकारी आपको पढ़नी है। कुछ एलिमेंट जैसे आपस में जुड़ जाते हैं तो ये उनकी संख्या बताते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर O2 लिखा था, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 O है। यदि मैं यहाँ पर O3 कर दूं तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप कई जगह पढ़ोगे, नाइट्रोजन को N2 पढ़ोगे, मतलब नाइट्रोजन में N कितनी बार है, 2 बार है। तो ये हम इसको मॉलिक्यूल कह देते हैं। जब संख्या बढ़ जाती है ना, एक एलिमेंट को एक ऑक्सीजन लिख दिया तो ये एक अपने लिए क्या है, एक ऑक्सीजन है। यदि हम इसकी संख्या को बढ़ा दें तो ये O2 हो गया। जब इसकी संख्या को बढ़ा दिया O3 हो गया। तो ये तो अपने लिए क्या है, एलिमेंट है, और ये दोनों क्या हो गए अपने लिए, मॉलिक्यूल हो गए, यानी कि अणु। हिंदी में कहा जाएगा इसको अणु, इसको हिंदी में हम कहते हैं तत्व। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको थोड़ा सा समझना है इन तत्वों के बारे में कि ये क्या होते हैं, इनको नाम किस प्रकार से दिया जाता है। मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दे रखा है उसको जाकर के आप देखेंगे तो मैं बता सकता हूँ आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम एलिमेंट का सिंबल देते हैं और कैसे उसका नाम लिखा जाता है। एक शर्त और आपको याद रखनी है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी एलिमेंट का केवल एक ही फॉर्मूला होगा, उसके अलावा दूसरा सेम फॉर्मूला अलग से नहीं होगा। यानी कि एक एलिमेंट के लिए केवल एक ही फॉर्मूला डिसाइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर अलग सिंबल काम में लेते हैं, अमेरिका के अंदर अलग। पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी एलिमेंट के लिए एक ही प्रकार का सिंबल काम में लिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं। इस छोटे से पॉइंट को देखने के बाद में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल की। तो सबसे पहली शुरुआत हम करेंगे यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। अब हम यहाँ पर एक छोटे से पॉइंट से इस नए बिंदु की शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी एक्सरसाइज हम यहाँ पर अपन करते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेबल आपके सामने ये बनाई है। इस टेबल के अंदर क्या करना है, जो पॉइंट लिखे हुए उसको आप समझें। आर्टिकल या ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, यानी कि वस्तु का नाम क्या होगा, मटेरियल क्या हो सकता है। अपीयरेंस डल और शाइनी, यानी कि अपीयरेंस का मतलब वस्तु कैसी दिखाई देती है, वो डल दिखती है या फिर उसका कलर बिल्कुल शाइनिंग है यानी चमकदार है। और थर्ड नंबर पे हमने देखा यहाँ पर हार्डनेस, यानी कि वो सॉफ्ट है या हार्ड, यानी कि उसकी कठोरता कितनी नरम है या कड़क है या मजबूत है, वो कठोरता उसकी ज्यादा है। तो अब आपको यहाँ पर आइडिया लगाना है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको एक पॉइंट दिया वो है आयरन। तो आयरन आपने देखा होगा, लोहा आपने देखा होगा, तो कैसा होता है वो, तो आप बिल्कुल बताएंगे कि जो है वो लोहा जो होता है वो शाइनी होता है। यहाँ कुछ बच्चों के मन में एक समस्या होगी, कई बार अपन किसी लोहे की दुकान पर जाते हैं तो वो लोहा बिल्कुल काला काला सा दिखता है, तो सर आप शाइनी उसको कैसे कह रहे हैं। तो यहाँ पर लोहा शाइनी ही होता है, परंतु वो क्या होता है कि जैसे ही हवा या वाटर के संपर्क में आता है, टच में आ जाता है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता है, रस्टिंग होने लग जाता है। तो जंग लगने के कारण से क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, काला पड़ जाता है। यदि उसी लोहे को आप क्या करें, उसको आरी जो आती है ना काटने वाली, उसको आप बिल्कुल रगड़ करके अच्छे से उसको काटने की कोशिश करें और फिर उसके पार्ट को आप देखोगे तो शाइनी दिखाई देगा। मतलब प्योर मेटल जो होता है वो कैसा होता है, शाइन करने वाला होता है, जिसको हम शाइनी लिखेंगे। इसके बाद में आपको ये तो पता ही उसको हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है। तो लोहा जो होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल हार्ड होता है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अपने को पता है। कोल का मतलब ये अपने लिए क्या है, कोयले से है।
कोयला। आपने देखा होगा घरों के अंदर भी हम सर्दियों के अंदर गर्माहट के लिए कोयले का इस्तेमाल करते हैं, कोयले को जलाते हैं, कभी कभी खाना बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो यदि मैं आपसे कहूँ कोयला कैसा होता है, तो आपको पता होगा उसका कलर ब्लैक होता है, जिसको अपन कह सकते हैं डल होता है ये, इसके अंदर कोई चमक नहीं पाई जाती है। और साथ में आप कहेंगे कि कोयला हार्ड होता है, सॉफ्ट, तो उसको हल्के से आप जोर से आप दबाने की कोशिश करोगे तो टूट जाता है, मतलब वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। इसके साथ में आप देखें, मैंने आपको दे दिया एल्यूमिनियम। अब सर आपने एल्यूमिनियम देखा, अपने घर के अंदर एल्यूमिनियम आपने देखा ही होगा, और नहीं पता हो तो अपनी मम्मी से जाकर के आप पूछ सकते हैं कि आपके घर के किचन के अंदर कुछ एल्यूमिनियम के जो है बर्तन आपको मिल जाएंगे, तो मम्मी आपको दिखा देगी। और कई जगह आप अपने घर के आसपास जो बिजली के जो बड़े पोल होते हैं, उस पोल के ऊपर भी जो लाइन लगी होती है वो भी क्या होती है, उनके अंदर जो तार होते हैं वो किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, वो एल्यूमिनियम के वायर होते हैं। तो आप उस देख सकते हैं। तो एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम भी कैसा होता है, एल्यूमिनियम भी कैसा होता है, शाइनी होता है। कैसा होता है, शाइनी होता है। और ये भी कैसा होगा, हार्ड होता है। इसके बाद में आप देखें कॉपर। कॉपर का नाम तो सुना ही है, जिसे हम हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, तांबा कह देते हैं। तांबा भी क्या है, उसके बर्तन बनाने के लिए काम में लेते हैं, उसके वायर बनाए जाते हैं। जो भी हमारे घरों के अंदर लाइट फिटिंग होती है उसके अंदर मैक्सिमम हम तांबे के तारों का, कॉपर के वायर का ही उपयोग करते हैं। तो तांबा भी कैसा होता है, शाइनी होता है, और ये हार्ड होता है। इसी प्रकार से अब आपसे मैं पूछूं कि हम जो पेंसिल काम में लेते हैं लिखने के लिए, तो वो कैसे होती है, तो ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि पेंसिल का अपीयरेंस कैसा है और पेंसिल की हार्डनेस कैसी है। ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताना है। देखूंगा मैं कितने बच्चों ने इसका जवाब दिया है। तो ये एक सिंपल सा मैंने आपको कैटेगराइज करना यहाँ पर सिखाया कि किस प्रकार से वो हार्ड है, किस प्रकार से वो डल है या शाइनी है। इसी चीज को देख करके हम ये पता लगा पाते हैं कई बार कि वो वस्तु नॉन मेटल है या मेटल है। जैसे मैं कहूँगा जैसे शाइनी है, हार्ड है, तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है। सॉफ्ट है, डल है, इसका मतलब ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। हार्ड है, शाइनी है, इसका मतलब ये मेटल है। हार्ड है, शाइनी है, कॉपर भी क्या है, मेटल है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो कोल है वो नॉन मेटल के अंदर आता है। तो ये थोड़ी सी इस फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा हम ये बता सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि कोई वस्तु मेटल है या नॉन मेटल है। अब यहाँ पर जो है इस पॉइंट के बाद में अगली मैं चर्चा आपसे यहाँ पर करने वाला हूँ मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी और सोनोरस के बारे में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, यदि आप कई बार अपन देखते हैं किसान लोग जो होते हैं वो जैसे स्पेड है, शोवेल है, एक्स है, यानी कि गेती है, पावड़ा है या कुल्हाड़ी है, इन सब को बनाने के लिए क्या करते हैं, वो लोहे की रोड या छड़ को ले जाते हैं किसी लोहार के पास में, जिसको हम ब्लैक स्मिथ कहते हैं। तो लोहार जो क्या करता है, उसको पहले गर्म करता है और उस लोहे की छड़ को गर्म करके उसको जोर जोर से पीट करके उसके आकार और शेप को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो कहने का मतलब वो आकार चेंज कैसे हुआ, तो आपने क्या किया, लोहे की छड़ को आग के अंदर रखा, फिर वो एकदम से लाल हो गया। लाल होने के बाद में आपने उसके ऊपर क्या किया, जोर जोर से स्ट्रक किया, मतलब कि उसको मारा या पीटा। वो पीटने के बाद में फिर अपन मनचाही आकृति के अंदर क्या कर सकते हैं, उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसी कारण से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो मेटल होता है उस मेटल की सहायता से हम किसी भी प्रकार के साइज के, किसी भी प्रकार के आकार के हम अलग अलग प्रकार के साधन बना सकते हैं, इसे परिवर्तित किया जा सकता है। इसको हिंदी में हम उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं, यानी कि जितना उसके ऊपर हम चोट करेंगे, जितना उसको हम दबाएंगे, जितना पीटेंगे, उतना ही वो अलग अलग आकार या शेप के अंदर चेंज किया जा सकता है। इसके साथ ही बहुत ज्यादा पीटने पर इसको बड़ी बड़ी चद्दरों के रूप में यानी शीट के फॉर्म में भी इसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इन सभी साधनों का निर्माण आसानी से कर पाते हैं। यानी कि आप जो भी मेटल है उसको पीटिए और पीटने के बाद में उसके आकार में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। इसी के बाद में इसमें एक और चीज आपने देखी होगी, कई बार बड़ी बड़ी पेटी का निर्माण होता है। आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े पेटी या केबिन पहले जमाने के अंदर बहुत ज्यादा बनाए जाते थे, क्योंकि फर्नीचर का जमाना तो अब आया है। क्योंकि उसके पहले हम क्या कर सकते हैं, बड़ी बड़ी चद्दरों से क्या करते थे, बड़े बड़े सेक्शन बनाए जाते थे, जिनको हम पेटी बनाने के लिए या अलमारी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो वो जो चद्दरें होती बड़ी बड़ी शीट्स, तो इस शीट के फॉर्म में भी
इस मेटल को बनाया जा सकता है, तो वो इसी प्रॉपर्टी के द्वारा उस शीट के अंदर इसको चेंज किया जाता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि मेटल्स को आप क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रक करेंगे, बहुत ज़्यादा पीटेंगे, तो पीटने के बाद में इसको हम शीट के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ पर डक्टिलिटी को हम यहाँ पर कह देते हैं, हिंदी के अंदर कहते हैं इसको तन्यता के नाम से जानते हैं। तन्यता का मतलब इसको खींच सकना, यानी कोई भी जो मेटल होता है उस मेटल को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से खींच करके उसको लंबा तार के अंदर, वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने लोहे के तार देखे होंगे, आपने एल्यूमिनियम के तार देखे होंगे, और आपने कॉपर के वायर भी अपने घरों के अंदर देखे होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम में लिए जाते हैं। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण से ये सारा संभव हो पाता है कि हम उन कॉपर को, आयरन को, सिल्वर को या गोल्ड को हम तार के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं, उनको लंबा खींच सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी का मीनिंग आपको मैं सिंपल से फॉर्म में आपको समझा दूं कि आपको कोई वायर दिया जाए, एक वायर यहाँ से करंट आपको लगा दिया जाए और दूसरे हाथ पर यहाँ पर आपको कहा जाए कि आप इस वायर को टच करो, तो आपको करंट का झटका महसूस होगा। मतलब क्या हुआ कि जो करंट होता है वो एक पॉइंट से लगा करके दूसरे पॉइंट तक इजीली चला जाता है, इसका मतलब उसके अंदर कंडक्टेंस है। और इसी जगह में यहाँ पर यदि प्लास्टिक का ये पेन ही ले लो और आप यहाँ पर करंट लगाओगे और आप यहाँ पर छुओगे तो आपको करंट नहीं आएगा। यानी नॉन मेटल के अंदर ये कंडीशन मिलेगी कि आप एक सिरे के ऊपर करंट लगाओगे तो दूसरे सिरे के ऊपर करंट नहीं आएगा, मतलब वहां पर कंडक्टिविटी शो नहीं की जाती है, तो वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। और यदि उसके अंदर करंट फ्लो हो जाता है, इसका मतलब वो कंडक्टिविटी उसके अंदर पाई जाती है, जिसको हम चालकता कहते हैं। एक कंडक्टिविटी तो करंट की हो गई, पर दूसरी कंडक्टिविटी में आपको बता दूं कि दूसरी कंडक्टिविटी जो होती है वो होती है आपके हीट की। कई बार आपने देखा होगा ना, आपकी मम्मी जब किसी तवे को रोटी बनाने के लिए उसके हीट के ऊपर रखती है, जब वो गैस के ऊपर रख देती है तो वो तवा धीरे धीरे क्या हो जाता है, एकदम से गर्म हो जाता है। तो आपने देखा होगा वो तवा किसका बना था, तवा भी किसी ना किसी मेटल से ही बना होता है। तो मेटल हीट कंडक्ट करता है, इसी कारण से क्या हो जाता है, वो पूरा गर्म हो जाता है। यदि वो हीट के प्रति रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर, तो आप कितनी भी आग लगा दो वो गर्म नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि जितने भी मेटल हम काम में लेते हैं, चाहे वो कॉपर से बने हो, चाहे वो आयरन से बने हो, चाहे एल्यूमिनियम से बने हुए हो, तो उसको यदि हम हीट देंगे तो वो इजीली क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, मतलब उसके अंदर हीट पाई जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि आपके जो मम्मी जिस तवे का इस्तेमाल कर रही है या जिस कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही है, तो उसके जो पकड़ने वाले जो सिरे होते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो नॉन मेटल होता है। तवा तो गर्म हो रहा है, मेटेलिक पार्ट तो गर्म हो रहा है, पर वो प्लास्टिक वाला जो पार्ट है वो गर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि वो हीट को कंडक्ट नहीं करता है, तो वो जल्दी गर्म भी नहीं होगा और आप आसानी से उसको पकड़ करके उस तवे को या उस कढ़ाई को आप अलग निकाल करके रख सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। तो कंडक्टिविटी दो प्रकार से पढ़नी है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे हो रहा है और हीट का फ्लो इसके अंदर कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है सोनोरस की। सोनोरस मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके यहाँ पर आपको बता दूं। जैसे कि ये आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, तो ये ग्लास है, ये प्लेट है, दोनों स्टील के बने हुए हैं। स्टील का मतलब ये भी मेटल से बने हुए हैं। पर जब हम इस मेटल को हम नीचे गिराते हैं या एक दूसरे से हम इसकी टकराहट करवा रहे हैं, तो टकराहट से क्या पैदा हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो इसी साउंड की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सोनोरस के नाम से जानते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि जब भी मेटल के ऊपर किसी वस्तु को लगाया जाता है, उसके ऊपर चोट मारी जाती है, तो वो साउंड को प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब वो मेटल है, क्योंकि उसके अंदर ये सोनोरस की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो बहुत ही शानदार पॉइंट है ये भी। आपने स्कूल की घंटी को सुना होगा, जब भी बेल बजती है आप तुरंत जो है, या तो पीरियड बजते हैं या बेल बजती है, तो आप तुरंत घर की तरफ रवाना हो जाते हैं या आपका हाफ टाइम हो जाता है। तो वो सारी जो बात पता कैसे लगती है, वो एक कोने के अंदर घंटी बजती है, बेल बजती है और आप तक आवाज आसानी से पहुंच जाती है। तो बेल जो बज रही है वो किस प्रॉपर्टी के कारण से बज रही है, तो उसके पीछे कारण क्या है, सोनोरस है। तो ये वेरी सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से कौन सी प्रॉपर्टी उस मेटल के अंदर पाई जाती है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी होती है मेटल के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसी कारण से वो क्या है, मेटल है। यदि आपसे कोई पूछा जाए कि हाउ टू डिफाइन द मेटल, तो आपको बताना है कि जिसके अंदर मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी और सोनोरस ये सारी प्रॉपर्टी अवेलेबल है,
वो मेटल होगा, और जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है वो आपका नॉन मेटल होगा। यही इसकी डेफिनेशन आपको देनी है। वो डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पर भी लिखवा दूंगा कि किस प्रकार से उसको करना है, और मैं एक एक पॉइंट इसके बारे में भी आपको नोट करवा देता हूँ ताकि आप क्या करें, इसको याद भी रख पाए और इसको समझ भी पाए। अब जैसा कि अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हम देख रहे हैं, इसके अंदर पहला पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर मेलेबिलिटी। अब मेलेबिलिटी का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। यानी कि उसको बीट करके, उसको पीट करके हम क्या करते हैं, थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी है उसे अपन क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी कह देते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका स्पेड, शोवेल, एन एक्स, ये जितने भी आइटम हैं जो खेती के अंदर काम में लिए जाते हैं, वो उनको हम इस मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी के द्वारा ही अलग अलग साइज और शेप के अंदर चेंज करते हैं। इसके साथ में दो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर और हैं। सिल्वर फॉइल आपने देखी होगी, कई बार अपन मिठाई की दुकान के ऊपर जाते हैं तो कुछ मिठाई के ऊपर क्या होता है, एक सिल्वर की फॉइल उस मिठाई के ऊपर चढ़ी होती है। कई बार आप भी कहते हैं, जिद करते हैं पापा से कि भाई ये चमकदार जो मिठाई दिखाई दे रही है उसके ऊपर जो चांदी का वर्क चढ़ा हुआ है या सिल्वर का वर्क चढ़ा हुआ है वो हमें मिठाई खानी है। तो वही है कि सिल्वर जो फॉइल होती है यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, यानी स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए काम में ली जाती है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड, यानी कि कई बार आपकी जो मदर है वो टिफिन को जब पैक करती है तो रोटी खराब ना हो जाए, गीली ना हो जाए, उसके लिए क्या करती है, वो उसके ऊपर एल्यूमिनियम की फॉइल चढ़ा देती है, उसके अंदर वो पैक कर देती है। तो ये एल्यूमिनियम की फॉइल भी जो है इसी मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी के द्वारा ही बनाई जाती है, यानी कि उसको बिल्कुल थिन शीट के फॉर्म में उसको चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद में जो सेकंड नंबर का जो पॉइंट हमारे पास है वो डक्टिलिटी, यानी कि मैंने आपको बताया था इसको तन्यता कहते हैं, खींचना भी अपन कह सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, यानी कि किसी मेटल को वायर के अंदर या तार के अंदर जो कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो किसके द्वारा आती है, डक्टिलिटी के माध्यम से आती है। यानी कि ये प्रॉपर्टी मेटल के अंदर प्रेजेंट है, इसी कारण से हम इसको वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर और आयरन का वायर। ये दोनों जो वायर हैं वो हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के लिए सबसे ज्यादा काम में लेते हैं। घरों के अंदर लाइट फिटिंग इसी के माध्यम से की जाती है। आयरन के वायर का हम उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, इस कारण से हम इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी के अंदर नहीं करते हैं। इसका अदर किसी काम के अंदर, केज वगैरह बनाने के अंदर काम में लेते हैं। अदर बहुत सारे इसके उपयोग अपन काम में ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। अब हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हम यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, दो प्रकार से देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता है और एक होता है हीट कंडक्टेंस होता है। पहली बात हम यहाँ पर हीट के बारे में कर रहे हैं। वी कांट होल्ड अ हॉट मेटेलिक पेन विदाउट प्लास्टिक ऑन वुडन हैंडल, यानी कि आपकी मदर के पास में कोई खाना बना रही है, गैस के ऊपर कोई तवा या अपन कह सकते हैं कोई पात्र रखा हुआ है, तो उसको हम सीधा ही डायरेक्टली पकड़ नहीं सकते, उसके लिए किसी कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ता है। और कई बार जो आपके मेटेलिक पेन होते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक और वुडन के हैंडल लगे होते हैं, जिससे वो सीधे डायरेक्टली गर्म नहीं होते और हम आसानी से उसको उठा सकते हैं, हम जलते नहीं है, जलने से बच सकते हैं। इसके बाद में आपने देखा होगा कई बार इलेक्ट्रिशियन जो होता है वो स्क्रू ड्राइवर काम में लेता है किसी भी नट बोल्ट को खोलने के लिए, इलेक्ट्रिक वर्क करने के लिए, तो उसके ऊपर भी जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में एक और बात यहाँ अंतिम ओवरऑल अपन कह सकते हैं, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जितने भी मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, किस किस के, हीट और इलेक्ट्रिक करंट के। तो ये बात आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर फोर्थ नंबर का पॉइंट अपन सोनोरस को देखते हैं। तो फोर्थ नंबर की फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है सोनोरस। सोनोरस को बता ही दिया था, ये साउंड प्रोड्यूस करने वाली प्रॉपर्टी है। When we struck hard on metallic substances, they produce sound. This property is known as sonorous, यानी कि किसी भी मेटेलिक जो आपके पास पदार्थ है, सब्सटेंस है, उसके ऊपर आप चोट मारोगे तो वहां पर साउंड प्रोड्यूस होगा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सोनोरस प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। जैसे कि स्कूल की बेल, यानी स्कूल की जब बेल बजती है तो वो सोनोरस की प्रॉपर्टी के कारण से ही बजती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से, और भी जैसे मंदिर की घंटी है उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर
मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लिया है, परंतु मैं यहाँ पर आपको एक और बार रिवाइज करवा दूं कि कौन कौन सी वो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देखी है। हार्डनेस, लस्टर, मेलेबल, डक्टाइल, सोनरस और कंडक्टिविटी। लस्टर का मतलब यहाँ पर वो है चमकीला होना, हार्डनेस का मतलब मजबूती या कठोरता कितनी है, मेलेबल का मतलब आपको पता ही है, डक्टाइल का मतलब पता है, सोनरस और कंडक्टिविटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये प्रॉपर्टी जिनके अंदर प्रेजेंट है वो सारे क्या होंगे, मेटल। और जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होगी, जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होगी, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल के नाम से जानेंगे। ये डिफाइन आपको जब भी कोई पूछे तो आप इसको आसानी से इन प्रॉपर्टी के माध्यम से बता सकते हैं कि कौन मेटल होगा और कौन नॉन मेटल होगा। परंतु यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जो विशेष नोट है वो मैं यहाँ पर आपको बताऊं। वो विशेष नोट क्या है, कई बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो नोट क्या है। हमें पता है कि सारे मेटल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, परंतु आपको ये याद रखना है कि सोडियम, जिसको पढ़ा जाता है सोडियम, एक है पोटेशियम, ये दोनों मेटल ऐसे हैं, मेटल है ये मेटल है, और दोनों मेटल ऐसे हैं जो इजीली जो है चाकू से काटे जा सकते हैं। चाकू से हम क्या कर सकते हैं, इनको काट सकते हैं, यानी कि इतने सॉफ्ट या नर्म होते हैं, इनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो नर्म होने के बावजूद भी ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, मेटल की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। तो ये दोनों एक्सेप्शन है जो आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। एक और मैंने आपको बताया कि एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। कौन सी फॉर्म में, लिक्विड यानी कि द्रव रूप में पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं मर्क्यूरी। क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी इसको कहा जाता है, जिसका संकेत या सिंबल होता है वो होता है Hg। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बोर्ड में कई बार आ जाते हैं, तो याद रखना कि मेटल तो नॉर्मली हार्ड ही होते हैं, परंतु कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं जिनमें सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ऐसे सॉफ्ट होते हैं कि वो चाकू से आसानी से काटे जा सकते हैं। एक मेटल ऐसा होता है जो लिक्विड फॉर्म के अंदर पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मर्क्यूरी कहते हैं, जिसका सिंबल होता है Hg। तो आज का ये सेशन इस पॉइंट के साथ में समाप्त होता है। अगले इस वीडियो के पार्ट के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर आपको लिख के बताना है। और चैनल के ऊपर आप नए हैं, पहली बार आप देख रहे हैं, तो ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए, अन्य अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये एक छोटा सा सपोर्ट आपका सब्सक्राइब का काफ़ी ज़रूरी है मेरे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू।